नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न जो है आने वाली परीक्षाओं में जो है कई बार पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या ऑप्शन डी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान दिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है दिया गया था। और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर ए जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में जो है इसको स्थापित करने के लिए जो है मंजूरी दी गई थी, प्रावधान दिया गया था, परंतु इसको लागू नहीं किया जा सका था। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। आज के दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न जो है दिया गया है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है वेवेल योजना, ऑप्शन सी है डूरंड योजना, ऑप्शन डी दिया गया है मिंटो मार्ले योजना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना चलाई गई थी उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। माउंटबेटन योजना जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन जो है किसके अंतर्गत जो है चलाया गया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार जो इसको चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी आंसर जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन ये है कैबिनेट मिशन जो है पाकिस्तान की स्वीकृति है, या ऑप्शन बी है भारतीय संसदों सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल है, या ऑप्शन सी है प्रांतीय समूहीकरण है, या ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इनमें से तीनों ऑप्शन बी सी डी सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए जो है एकदम गलत हो जाएगा। और इसमें कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं, तो पाकिस्तान की स्वीकृति लेना इसमें कोई सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या ए बी अलेक्जेंडर। तो 1946 का जो है कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 मंत्रियों का गठन किया गया था, और वो इसमें जो है कौन से थे जो इसके सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो है लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों जो है इसके सदस्य थे। लॉरेंस भी थे, क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे। तीनों जो थे कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका लॉर्ड एमरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था। ऑप्शन ए प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी राज्यों की स्वायत्तता, या ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम है तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या ऑप्शन डी है राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू जेम्स जो है चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान था कि इनमें जो है प्रांतों में दोहरा शासन जो है लागू हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रांतों में दोहरा शासन लागू हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का 7वां प्रश्न, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की, देव शासन प्रणाली की, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो किसकी की गई थी। तो इसमें 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने किस पर बात की थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ने जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है बात व्यवस्था की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आज के 8वें प्रश्न पर चलेंगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या क्रिप्स संविधान 1942, या मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ जो है किया गया था, तो किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लागू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्रिप्स मिशन 1942 में, और ये जो है कार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है इसमें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त एक निर्वाचन मंडल जो है चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन 1911 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी है 1905 में, ऑप्शन डी है 1909 में। तो ये जो है 1909 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का 10वां प्रश्न दिया गया है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी दिया गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी है भारतीयों की भागीदारी जो है बढ़ाना। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है इसका उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन ए 1866 है, ऑप्शन बी 1858 है, ऑप्शन सी 1885 है, ऑप्शन डी है 1875। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। 1858 में जो है नियुक्त किया गया था। 1858 ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर वी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 1773 का रेलवे एक्टिंग एक्ट, या ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर 1784 का प्रिंट इंडिया। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है अस्वीकार करने का जो है अधिकार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1773 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1773 में जो इसको रेगुलेटिंग एक्ट को जो है लागू किया गया था, और ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय अधिनियम 1861, चार्ट एक्ट जो है 1833, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो कब किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल का आदेश जो है जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, वो शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के 15वें प्रश्न पर चलेंगे। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, या भारत के लिए डोमिनियंशियल नियन स्थिति बनाए जाने का, या ऑप्शन सी दिया गया है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, या मुसलमानों के लिए पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या इसमें दिया गया था? तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है हो, ये जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता में जो है ये हस्ताक्षर जो है प्रावधान जो है किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1989। तो अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? 1919 में, 1909 में, 1935 में, इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का पहला जो है प्रयास भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 में जो है किया गया था। 1935 में जो है इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्ता थी? 1858 में, 1935 में, 1904 में, 1919 में। तो कब थी? तो 1935 में जो है प्रमुख विशेषताएं जो है प्रांतीय स्वायत्ता थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 19वें प्रश्न में चलेंगे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, काले मिंटो सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो भारत में जो है सचिव का पद किसके द्वारा नामित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 20वां प्रश्न है आज का। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि एम.एन. राय ने, महात्मा गांधी ने या फिर मोतीलाल नेहरू ने? तो किसने? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मांग की थी 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू ने कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो संविधान सभा का विचार जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था एम.एन. राय के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, एम.एन. राय ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको मूर्त रूप प्रदान किया गया था संविधान सभा को। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1931 में, 1936 में, 1942 में, 1928 में? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1936 में जो है किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका 1936 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो 1938 में किस व्यक्ति ने जो है ये वयस्क मताधिकार संविधान सभा की जो है गठन की मांग की थी? तो ये मांग जो की थी वो जे.एन. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो है किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना या वेवल योजना? तो 1942 में कौन सी योजना आई थी? क्रिप्स योजना। और क्रिप्स योजना में जो है ये निर्वाचित सभा का गठन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये मांग संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 28वां प्रश्न है आज का। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या कैबिनेट मिशन प्लान 1946? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव? तो भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा गठित की गई थी? तो संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है इसको गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है इसका राइट जो है हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना।
30वां प्रश्न दिया गया, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी? लाहौर में, कानपुर में, फैजपुर में या फिर मुंबई में? तो इसको जो है फैजपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 505, 389, 429, 409। तो कितने थे? तो 389 जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 कैबिनेट मिशन के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के द्वारा। ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के द्वारा। ऑप्शन सी है देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि और उपरोक्त में से सभी। तो इनमें जो है उपरोक्त में से सभी है और प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन जो है किस प्रकार होना था? तो ये तीनों प्रकार के जो है इसमें होने थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित आए थे? 195, 225, 235 या फिर 208? तो कितने आए थे? 208 प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? मैसूर ने, जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने, कश्मीर ने। तो संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हैदराबाद ने जो है भाग नहीं लिया था और हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से। तो उनका जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। या ऑप्शन सी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग जो है संविधान लाना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसीलिए जो है मुस्लिम ने जो है इसकी बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार इसीलिए किया था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा जो है चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार, समान मताधिकार या फिर सीमित मताधिकार या सर्वमताधिकार? तो संविधान सभा का चुनाव जो है निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के अनुसार जो है हुआ था। आज के 38वें प्रश्न में चलेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने। तो इसको संविधान सभा के द्वारा जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1948 में, 1945 में, 1947 में, 1946 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में जो है प्रस्तावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर 1949 को, 10 जून 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 9 दिसंबर 1946 को? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन वो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली जो है इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के 43वें प्रश्न पर चलेंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सज्जनर सिन्हा ने, सिराज गोपालाचारी ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1948 को। संविधान सभा का पहला सत्र जो है हुआ था वो कब से हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि अस्थायी। तो ये परमानेंटली जो है अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, रफ़ी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी या विनेगल नरसिंह राव। तो इनमें जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार विनेगल नरसिंह राव जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, टी.टी. कृष्णमाचारी या फिर के.एम. मुंशी, एच.एच. बेग या एन. गोपाल स्वामी अयंगर। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य जो है नहीं थे, वो एच.एच. बेग नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग जो है इसके सदस्य थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन है संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी, 10 की गई थी, 11 या 12 या 13। तो कितनी की गई थी, 13 जो है समितियां जो है नियुक्त की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, ऑप्शन ये है 16 दिसंबर 1947 को, 29 अप्रैल 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 11 जून 1947 को। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितने सदस्य थे, 7 से 9 थे, 11 से या फिर 15 थे। तो इसमें कुल मिलाकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों में 7 लोग जो है शामिल थे। संविधान में निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी अयंगर, भीमराव अम्बेडकर, अलाद कृष्णस्वामी। तो इसमें जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो है नहीं थे, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, बी.एन. राव ने। तो किसके द्वारा रखी गई थी, संविधान की समिति जो है समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है रखा गया था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजना, एकता अखंडता, सर्वसम्मति या बहुमत। तो सहमति और समायोजना के आधार पर जो है लिया गया था सारा निर्णय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलदारी कृष्णस्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो इसके जो सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है कहाँ से, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो इसको अपनाया गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947, 26 जुलाई 1946, 22 जनवरी 1946 से 20 जनवरी 1947। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, कब जो है किया गया था, तो जो है जुलाई 1947 में
1947 में जो है ये जो है 22 जनवरी 1947 में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का 62वां प्रश्न दिया गया है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी। तो जो है जे.बी. कृपलानी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण कब किया था? अगस्त 1947 में, जुलाई 1948 में, जुलाई 1947 में, जुलाई 1950 में? तो जुलाई 1947 में जो है किया था। ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था 22 जुलाई 1947 को, 23 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब जो है किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है इसको पारित किया था अंतिम रूप से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 5 दिसंबर 1949 को? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से जो है आखिरी बार जो संविधान सभा मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 287, 289, 262, 284। तो 284 सदस्यों ने जो है इस पे उपस्थित सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका 284 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस समय जो है 375 या 7 अनुसूचियां थी, 395 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुसूचियां 10 जो है अनुसूचियां थी, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल अनुच्छेद जो 395 थे और 8 जो है अनुसूचियां थी उस समय जो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान सभा के निर्माण में जो है लगा था। संविधान को बनाने में इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 17वां प्रश्न, किस दिन में संविधान सभा का अंतकालीन सदस्य रूप में आविर्भाव हुआ? 18 फरवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को? तो जो है संविधान सभा का अंतकालीन संसद जो है का आविर्भाव कब हुआ था? तो इसका आविर्भाव 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, गवर्नर जनरल नामित, राजनीतिक दलों द्वारा, या फिर लोगों द्वारा? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित जो सदस्य थे वो लोग जो है इसके सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सर्वदल सम्मेलन 1946 में, स्वराज पार्टी 1924 में, मुस्लिम लीग 1942 में, या कांग्रेस पार्टी 1936 में? तो कब किया गया था? तो ये जो है स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का विचार निम्न में से जो है पहले स्वराज पार्टी ने जो है किया था, प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो सबसे पहले जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है भारतीय संविधान के सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? बी.एन. राव को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, या भीमराव अम्बेडकर को? तो इसको जो है निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी? तो इसमें कौन से थे जिनमें इसके सदस्य नहीं थे? तो इसके सदस्य जो नहीं थे उनका नाम था जो है संविधान पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 या फिर 26 जनवरी 1952 को। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 15 थी, 17 थी। तो इसमें जो है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल मिलाकर जो है 15 थी। कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जो है टोटल सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अब सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत से, सर्वसम्मति, सहमति, समायोजन, एकता, अखंडता से लिया गया था। तो सहमति और समायोजन से जो है लिया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? रात के निर्देशित तत्व को, संविधान के सभी अनुच्छेद से मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो उसकी आत्मा जो है कहा गया है किसको? प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? निर्देशक तत्व पर, प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर या फिर मूल कर्तव्य पर? तो संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा अधिकार जो है विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है लोक गणराज्य से, लोकतंत्रवादी भारत से, लोक प्रभुसत्ता से या हम भारत के लोक से? तो हम भारत के लोक से जो है ये प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का जो है उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के निर्वाचन होता है। तो यहाँ राज्य प्रमुख का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ऑप्शन नंबर जो है 84 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो जो इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक धर्म समुदाय के धर्म का जो है समर्थन करता है। तो इसमें किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति जो है पद्धति शासन वाला राज्य या केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। तो गणराज्य होता है जिनमें एक जो है क्या हो, भारत के वंशागत शासन नहीं है। तो भारत का जो है इसमें ऑप्शन नंबर राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशागत रूप से ना हो, तो राज्य जहां ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणराज्य होता है। 80 अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी या फिर निरपेक्ष धर्म या प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं? लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें जो है लोक कल्याण जो है इसमें नहीं है, बाकी तीनों जो है भारत के संविधान में उद्देशिका में दिया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है इसमें दिया गया है वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम जनता के पास है, भारत में इंसानों को शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ जो है दिया गया है इसमें भारत में वंशागत शासन जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका एक लिखित संविधान है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ पे जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता, बहुदेववाद या फिर एकेश्वरवाद। तो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर का अर्थ जो है होता है वो होता इसका अर्थ जो है सभी नागरिकों को धर्म उपासना की जो है स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या राइट हो जाएगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की जो है हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ क्या होगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय या फिर राष्ट्रीयकरण। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूलाधिकार को, प्रस्तावना को, निर्देशक तत्व को, उपरोक्त में से सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को जो है कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, या हम भारत के लोग से, जनता के लोकतंत्र से। तो हम भारत के लोग से जो है प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का 1912 में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1917 या फिर अमेरिका की क्रांति 1776। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रयोग जो है नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का जो है नहीं झलकता, बाकी फ्रांसीसी, बोल्शेविक और अमेरिका की क्रांति का झलकता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 100वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न दिया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में। तो इसको हम लोग जो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।